सोचो अगर आपके देश के प्रेसिडेंट को आपका पड़ोसी मुल्क उठा कर ले जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है वेनेजुएला के साथ। वेनेजुएला कंट्री साउथ अमेरिका के नॉर्थर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। 3 जनवरी 2026 को रात के 2 बजे यूएसए ने वेनेजुएला के कैपिटल कैराकस और उसके आसपास के इलाके में मिलिट्री एक्शन लेते हुए स्ट्राइक किया। Carried out a large-scale attack. Explosions were heard in the capital Caracas, as well as in other Venezuelan cities. यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को कैप्चर करके देश से बाहर ले गया और फिलहाल उसे न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। प्रेसिडेंट निकोलस को कैप्चर करने का जो रीजन है वो बहुत ही शॉकिंग। निकोलस के ऊपर यूएसए ने ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और FARC जैसे रेबल ग्रुप को प्रोटेक्शन देने का एलिगेशन लगाया, लेकिन इसके पीछे का खेल कुछ और ही है। ये टेक्निकली अरेस्ट तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली एक सोवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को ग्लोबल क्रिमिनल बना देना एक साइलेंट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जैसा होता है। हालांकि इस इंसिडेंट को कई सारे कंट्री ने क्रिटिसाइज किया है। चाइना ने यूएसए को प्रेसिडेंट निकोलस को जल्द से जल्द रिहा करने को कहा है और रशिया ने इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया और इंडिया ने इसे मैटर ऑफ डीप कंसर्न बताया है। अब सवाल ये है कि यूएसए को वेनेजुएला से इतनी ऑब्सेशन क्यों? इसका जवाब रीसेंट इंसिडेंट में नहीं बल्कि हिस्ट्री में छुपा हुआ है। 1950 के दौर में वेनेजुएला दुनिया का रिचेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक था। लैटिन अमेरिका का सबसे स्टेबल इकोनॉमी भी था। वेनेजुएला का कैपिटल कैराकस को लैटिन अमेरिका का पेरिस कहा जाता था। उस दौर में फॉरेन कंपनी वेनेजुएला से ऑयल निकालती थी। ऑयल वेनेजुएला का परफायदा न्यूयॉर्क, लंदन और हस्टन जैसे शहरों में जाता था। रॉ मटेरियल वेनेजुएला का और टेक्नोलॉजी और डिसीजन फॉरेन कंट्रीज का। इससे बाहरी देशों पर डिपेंडेंसी और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। फिर आता है साल 1999। पावर में आते हैं ह्यूगो चावेज। उनका कहना था कि ऑयल वेनेजुएला तो फायदा भी वेनेजुएला के लोगों का होना चाहिए। प्रेसिडेंट चावेज के आने के बाद ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया और फॉरेन कंपनी के प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। एजुकेशन, हेल्थ, फूड जैसे स्कीम को लॉन्च किया गया और पॉवर्टी को ड्रामेटिकली रिड्यूस किया। ये सब अमेरिका के लिए एक अलार्म जैसा था, जिसको देखते हुए अमेरिका ने साल 2002 में एक मिलिट्री कूप का अटेम्प्ट किया और प्रेसिडेंट चावेज को टेम्पररी सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन पब्लिक के सपोर्ट से चावेज फिर से सत्ता में आ गए। ये सब देखकर अमेरिका ने डिसाइड किया कि वेनेजुएला को कभी भी पावरफुल नहीं बनने देना। फिर आता है सत्ता में निकोलस मदुरो। निकोलस साल 2012 से 2013 तक वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। 5 मार्च 2013 को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। सत्ता में आते ही निकोलस ने कई सारे स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए, जैसे कि डी-डॉलराइजेशन, मतलब ऑयल ट्रेड के लिए डॉलर्स का यूज नहीं करना, गोल्ड और बार्टर बेस्ड ट्रेड को प्रमोट किया, स्टेट ऑयल कंपनी पर गवर्नमेंट का हेवी कंट्रोल, फॉरेन ऑयल कंपनी के प्रॉफिट शेयर पे रिस्ट्रिक्शन, यूएस सैंक्शन को इकोनॉमिक टेररिज्म कहना, रशिया से मिलिट्री कॉपरेशन, चाइना से लॉन्ग टर्म ऑयल डील, ईरान से एनर्जी और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। अमेरिका के लिए मदुरो सिर्फ लीडर नहीं, एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया था और यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी देश में चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हो। और यूएसए ने वेनेजुएला पे और सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि वेनेजुएला की इकोनॉमी दिन ब दिन खराब होती चली गई। सैंक्शन की वजह से प्रेसिडेंट निकोलस के दौर में और ज्यादा मिसमैनेजमेंट बढ़ने लगा, ऑयल प्राइसेस क्रैश होने लगी और करप्शन अपने पीक पर पहुंच गई। सैंक्शन सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं बल्कि लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए होता है। यह अमेरिका का ट्राई एंड टेस्टेड टूल है। जिस भी कंट्री ने डॉलर को चैलेंज किया है, उस कंट्री को यूएसए ने सैंक्शन के थ्रू उसके इकोनॉमी को बर्बाद किया और फिर मीडिया में पोर्ट्रे किया जाता है कि उस कंट्री में मिसमैनेजमेंट, करप्शन और अनस्टेबिलिटी है और उसको फेल्ड स्टेट बताकर उस कंट्री पर कंट्रोल पाना चाहता है ताकि वहां के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज कर सके। वेनेजुएला के केस में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व है। गोल्ड और रेयर अर्थ मिनरल्स भी भारी मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ अटलांटिक कैरिबियन एक्सेस जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन मौजूद है। ऑयल सिर्फ फ्यूल ही नहीं, ऑयल मतलब डिप्लोमेसी, ऑयल मतलब करेंसी डोमिनेंस, ऑयल मतलब पावर और अमेरिका किसी भी कंट्री को इस पावर के साथ इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहे। अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज जो वेनेजुएला के साथ हुआ है ये पहले भी हिस्ट्री में किसी और कंट्री के साथ हो चुका है। इराक और लीबिया जैसे कंट्री ने भी डॉलर को चैलेंज किया था। इराक उस जमाने में दूसरे नंबर पे था ऑयल रिजर्व में, 112 बिलियन बैरल के आसपास ऑयल रिजर्व था। लेकिन इराक ने बोला कि वो ऑयल यूरो में बेचेगा, डॉलर में नहीं, और इराक ने यूरो में ऑयल ट्रेड करना शुरू कर दिया, जिससे यूरो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो यूएसए ये सब देखकर समझ गया कि आज अगर इराक यूरो में ट्रेड कर रहा है तो फ्यूचर में अदर कंट्रीज भी डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, जिससे कि डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। और आपको तो पता ही है, ऑयल कोई भी कंट्री प्रोड्यूस करे ट्रेड तो डॉलर में ही होता है, इसीलिए तो डॉलर स्ट्रांग है। अब जानते हैं लीबिया के साथ क्या हुआ था। गद्दाफी ने भी ऑयल ट्रेड के लिए अफ्रीकन दिनार को प्रपोज किया था और यूएसए ने सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के साथ क्या किया ये आप भी जानते हैं। इराक और लीबिया के साथ क्या हुआ इसके बारे में एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वेनेजुएला में जो हुआ ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग से कम नहीं है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आज वेनेजुएला कल कोई और। जिस भी देश के पास ऑयल है उस पर यूएसए की नजर रहेगी और उस देश की सॉवरेनिटी कंडीशनल है।
अगर यूएसए की लैंग्वेज में बोले, जो झुकता नहीं उसे झुकाया जाता है। हुक और क्रुक, ये इंसिडेंट पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर जैसा है। सिर्फ एक सुपर पावर पर डिपेंड न रहकर रीजनल यूनिटी बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। याद रखें, अमेरिका कोई गार्डन नहीं है और इंटरनेशनल लॉ सिर्फ वीक कंट्री पे ही लागू नहीं होना चाहिए। यूएसए के हिपोक्रेसी को देखते हुए इंडिया के लिए भी ब्रिक्स जैसे ब्लॉक, रीजनल यूनिटी, अल्टरनेटिव करेंसी डेवलप करना बेहद जरूरी है। ये सब सिर्फ चॉइस नहीं, आज की नेसेसिटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।